हो गया। हेलो एंड वेलकम टू द A1 जोन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बाल विकास के सिलेबस को डिस्क्राइब किया था कि क्या इसमें जो है टॉपिक रहेंगे, क्या पढ़ा जाएगा, क्या उन चीज़ों को डिस्कस करते हुए थोड़ा सा बाल विकास के सिद्धांत को भी थॉरोली मैंने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए पूरे जो है बाल विकास के सिद्धांत एक के बाद एक सारे पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जैसा कि जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें बाल विकास के टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो उनको देखते हुए एकदम उसी हिसाब से पूरा पढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहला जो सिद्धांत लेंगे हम वो यहाँ पे ले रहे हैं निरंतरता का सिद्धांत। तो क्या होता है निरंतरता का सिद्धांत? पिछले लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो फिर से हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं। निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि जो विकास है वो बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलता रहता है और कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। तो इसीलिए इसे कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा जो लेंगे विकास का सिद्धांत, उसमें हम लोग ले रहे हैं समान प्रतिदर्श का सिद्धांत। समान प्रतिदर्श या ऐसे समान नमूने का सिद्धांत भी बोलते हैं। कैसे कि अगर आप ऐसे देखिए, जैसे यहाँ जो बच्चे पैदा होने का जो तरीका है कि बच्चा पैदा होगा तो जो स्टेजेस आएंगी एक के बाद एक कंटिन्यू, तो वही प्रतिदर्श अगर यहाँ पे वही नमूना अगर इंडिया में फॉलो होता है तो वही नमूना फॉलो होगा कहाँ? दुनिया के दूसरे देशों में। अगर हम बात करें कि जानवर के बच्चों के पैदा होने का पैटर्न, तो जैसे अगर हम समझें कि कोई जानवर है जिसका बच्चा पैदा होते ही खड़ा होने लगता है, लेकिन इसी तरीका का पैटर्न उन जानवरों में हर जगह रहेगा, है ना। तो जिस पैटर्न से किसी जाति विशेष में जो है पैटर्न रहेगा, वो पैटर्न फॉलो होगा हर जगह। दूसरा, अगर हम बात करें असमान गति का सिद्धांत, असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत कहता है कि जो विकास है वो एक समान गति से नहीं होता है। कभी विकास की गति जो है तेज होती है तो कभी धीमी। जैसे हम बात करें शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था की, तो क्या होता है इन अवस्थाओं में? जब बच्चा होता है शैशवावस्था में तो विकास की गति होती है तेज, यहाँ विकास की गति होती है तेज। फिर बाल्यावस्था में आते आते विकास की गति हो जाती है धीमी, तो यहाँ जब आएंगे तो विकास की गति हो जाती है धीमी, और फिर से किशोरावस्था में विकास की गति हो जाती है तेज। तो अब आप देख रहे होंगे कि एक बार विकास तेज, धीमा, तेज, यानी कि जो गति है विकास की वो कैसी है? असमान है, एक समान रूप से विकास नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला सिद्धांत हम देखेंगे। आगे जो है एक सिद्धांत लेंगे
अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। जैसे एक ही शब्द एक लाइन में अगर समझाना चाहें तो हम देखें एक कि जहां अधिगम होगा ज़्यादा वहां होगा विकास ज़्यादा, कि अधिगम और विकास एक दूसरे से कैसे हैं, धनात्मक रूप से संबंधित हैं। जहां हो जाएगा अधिगम ज़्यादा वहीं क्या है, विकास ज़्यादा, और जहां अधिगम कम वहां विकास जो है कम हो जाएगा। ये है अंतः संबंध का सिद्धांत। आगे दूसरे सिद्धांत लेंगे। अगला जो सिद्धांत लेंगे हम, इसको स्क्रॉल कर दें आगे, एक आता है आपका वैयक्तिक विभिन्नता, विभिन्नता विभिन्नता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी दो व्यक्ति या दो बच्चे शारीरिक रूप से कदकाठी में भी समान होते हुए भी जो है कुछ ना कुछ उनमें जो है वैयक्तिक विभिन्नता अवश्य पाई जाएगी। जैसे भले ही उनका कदकाठी सेम होगा लेकिन क्या होगा, उनके मानसिक रूप में अंतर पाया जाएगा। जैसे इसमें कहा जाता है कि भले ही दो बच्चे जुड़वा बच्चे क्यों ना हो फिर भी उनमें पाई जाएगी क्या, वैयक्तिक विभिन्नता। जैसे कोई व्यक्ति लंबा है, छोटा है, किसी की कोई मंद बुद्धि है तो कोई जो है एकदम तेज बुद्धि का होता है, तो उसमें अलग अलग प्रकार की अपनी वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं। ठीक है, कोई भी दो जो है जुड़वा बच्चे हों तब भी वो समान नहीं होंगे, उनमें जो है पाई जाएगी कुछ ना कुछ वैयक्तिक विभिन्नता। ये कहता है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। अगला वंशानुक्रम, वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत। अगर हम बात करें वंशानुक्रम और वातावरण के जो है गुणनफल के सिद्धांत का चर्चा करें तो जैसे जो विकास है बालक का वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर ही डिपेंड करता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितना प्रभाव जो है वंशानुक्रम का रहता है और कितना प्रभाव जो है वातावरण का रहता है। अगर हमें पता हो कि वातावरण का प्रभाव 40% या जो भी 50% और 50% जो है वंशानुक्रम का है, तो हम क्या लिख सकते थे कि वंशानुक्रम एवं वातावरण के योगफल का सिद्धांत बोल सकते थे। लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सा जो है फैक्टर कितना प्रभाव डालता है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि वातावरण और वंशानुक्रम का क्या है, गुणनफल का सिद्धांत है। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेंगे। अगला सिद्धांत जो है हम ले रहे हैं आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत क्या कहता है कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि कोई बीज है पौधे का, तो छोटा सा बीज होता है, उसे हम कह सकते हैं कि ये सामान्य सी चीज़ है। लेकिन जब उस पौधे को हम वातावरण में उगाते हैं
तो एक बड़ा सा पौधा बनता है। बीज से क्या बन जाता है? पौधा। जो बीज है पौधे का, किसी का बीज जो है वो है एक सामान्य रचना, लेकिन उससे बना हुआ पौधा होता है कैसा भाई? विशिष्ट रचना का होता है। तो जो विकास होता है हमेशा कैसे? सामान्य से विशिष्ट की ओर। कभी नहीं बनेगा क्या ऐसे पौधे से बीज की संरचना होगी? नहीं, बीज से पौधे की, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे एक और उदाहरण लें, जैसे स्पर्म का मैंने चर्चा किया था कि ह्यूमन जो मेल स्पर्म है वो कुछ इस तरह का दिखता है, सामान्य सा, एक तरफ हेड और दूसरी तरफ जिसे पूंछ बोलते हैं या टेल बोलते हैं। होता क्या है, इसी स्पर्म से निर्माण होता है किसका? बेबी का, जिसमें आप देखेंगे कि सर बनता है, पैर बनते हैं और हाथ, पूरी संरचना बनती है। स्पर्म देखने में है कैसा? सामान्य, लेकिन संरचना होती है इससे निर्मित कैसी? विशिष्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो सिद्धांत है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर हो गया। आगे अगला जो है लेंगे सिद्धांत सिरोन्मुखी। सिरोन्मुखी या इसको कहते हैं मस्तकाधोमुखी, मस्तकाधोमुखी, या फिर कहते हैं सिफेलोकाउडल, सिफेलोकाउडल विकास का सिद्धांत। इसको समझेंगे क्या? जैसे कि आपको इससे लगता होगा, जैसे ये शब्द है जो सिरोन्मुखी, यानी कि सिर से पैर की तरफ। इसका मतलब ये है कि विकास जो होता है उसकी दिशा होती है सिर से पैर की तरफ। कभी भी विकास नहीं होगा कैसे? पैर से सिर की तरफ। क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल लिया जैसे स्पर्म का, तो ये हो गया हेड और ये हो गई टेल। तो जो विकास होता है तो पहले क्या बनेगा? सर, फिर बनते हैं पैर, यानी कि जो विकास की जो दिशा है वो होती है सिर से पैर की तरफ। ये सिद्धांत बताता है कौन? सेफेलोकाउडल या मस्तकोद्मुखी या फिर सिरोन्मुखी। ठीक है, इसके अलग अलग नाम हैं। आगे नेक्स्ट लेंगे, अगला सिद्धांत है आपका समीप से दूर या निकट से दूर की ओर विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत भी हमें क्या बताता है? विकास की दिशा को, कि विकास इसका चलता है समीप से दूर की तरफ। दैट मीन्स कि पहले विकास होगा नजदीकी अंगों का, फिर होगा दूर के अंगों का। जैसे सर के पास वाले सभी अंग जो छाती या कंधे पहले विकसित होंगे, ये सब भाग जो नजदीकी भाग हैं, फिर विकसित होंगे दूर के हाथ और पैर। तो ये भी बताता है हमें विकास की दिशा चलती है किस तरफ से? समीप से दूर की ओर। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे विकास के सिद्धांत में हम लेंगे एक और, आगे ले लेते हैं। समीप से दूर हो गया, सामान्य से विशिष्ट भी हो गया। अब हम देखेंगे एक और निश्चित क्रम का सिद्धांत और ले लेंगे इसी के साथ। निश्चित क्रम के बाद भविष्यवाणी का सिद्धांत, भविष्यवाणी या पूर्व कथनीयता
का सिद्धांत। उसके बाद आगे और ले लेंगे, एक और लेंगे, इंपॉर्टेंट है, अविलोमीयता। अविलोमीयता का सिद्धांत। अब हम इन तीनों को एक साथ समझेंगे। जैसे हमने देखा कि एक सिद्धांत है समान प्रतिदर्श का सिद्धांत, कि जो नमूना यहां है वही नमूना चलेगा कहां, अन्य जगहों पर। और दूसरा देखा कि विकास का जो है दिशा सिर से पैर की तरफ। अगर हम कह सकते हैं कि समान प्रतिदर्श है हर जगह, तो क्रम कैसा है, निश्चित। कि पहले आएगी क्या, भ्रूणावस्था, फिर आएगा शैशवावस्था, फिर आएगा क्या, बाल्यावस्था। ऐसे करके जो क्रम है विकास का वो है निश्चित। और जब क्रम निश्चित है तो हम बोल भी सकते हैं, भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि भाई पहले आएगी क्या, शैशवावस्था, फिर आएगी क्या, बाल्यावस्था। तो जब क्रम निश्चित है तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, यही हो जाता है कि पूर्व कथनीयता का सिद्धांत, यानी कि पहले से बता सकते हैं कि क्या आएगी, शैशवावस्था, फिर आएगी बाल्यावस्था, फिर आएगी किशोरावस्था। तो ऐसे हो गया भविष्यवाणी का। अविलोमीयता का सिद्धांत, जब क्रम है निश्चित तो अविलोमीयता यानी कि नहीं आएगा क्या, वृद्धावस्था से लौट के कहां, शैशवावस्था में। यानी कि निश्चित क्रम से विकास बढ़ेगा आगे की ओर, नहीं आएगा कहां, पीछे। यानी कि जो आगे की अवस्था में पहुंच चुका है वहां से लौट कर नहीं आएगा कहां, वापस। इसे कहेंगे क्या, अविलोमीयता का सिद्धांत। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है सिद्धांत थे बाल विकास से संबंधित, जो जिसमें मैंने अपना पूरा 100% एफर्ट दिया, और आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब देखेंगे कि पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें विकास के सिद्धांत या बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो टॉपिक था, यहां से 2 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए वो हम यहां पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न उसने पूछा था कि विकासात्मक दिशा का, विकासात्मक या विकास की दिशा या विकासात्मक दिशा, विकास की दिशा में सम्मिलित है। ठीक है, विकास की दिशा के नियम में सम्मिलित है। तो उसने दिया था इस तरीके से कि ए ऑप्शन दिया था कि मस्तकाधुमुखी पहला, दूसरा जो दिया था उसने समीप से दूर की ओर, और तीसरा ऑप्शन जो था वो उसने बोला था पहला या दूसरा, सॉरी पहला या दूसरा दोनों, एक और दो दोनों। ठीक है, और डी ऑप्शन दिया था ना तो पहला और ना तो दूसरा। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी लेक्चर देखा है तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जैसे हमने अभी विकास के दिशा की बात करी थी, जिसमें मैंने बताया था कि एक जो सिद्धांत है मस्तकाधुमुखी या सिरोन्मुखी या फिर सेफेलोकाइडल, वो बताता है हमें विकास की दिशा। विकास की दिशा किधर जाएगी, सिर से पैर की तरफ चलती है।
तो पहला तो ये हो ही जाएगा। दूसरा कहता है समीप से दूर की तरफ। ये भी बताता है क्या, दिशा को। कैसे कि विकास जो होगा वो समीप से दूर की तरफ होगा। पहले विकसित होंगे निकट के अंग, फिर जाएगा विकास दूर की ओर। तो ये दोनों ही जो सिद्धांत बताते हैं वो क्या बताते हैं, दिशा बताते हैं विकास की। तो इसका जो आंसर इज गोइंग टू बी सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से उसने प्रश्न पूछा था। आगे एक और प्रश्न किया गया था। एक प्रश्न ये था, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, इस तरीके से पूछा था कि बालक का जो विकास है उसे प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो 4 ऑप्शन थे। एक में आपका दिया था पौष्टिक भोजन, पौष्टिक भोजन। बी ऑप्शन दिया था रोग या चोट। सी ऑप्शन था अंतःस्रावी ग्रंथियां। और डी ऑप्शन था ये सभी। ठीक है, तो अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन आगे जो लेक्चर आएंगे उसमें हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं कि आप लोग समझें कि पैटर्न क्या है पूछने का। ठीक है, और हमारी अप्रोच क्या है कि जो प्रश्न जिस तरीके से पूछता है वहां तक पहुंचने की अप्रोच रहती है। तो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, कहता है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे पहले बात करें ऑप्शन ए पौष्टिक भोजन। अगर बच्चे को नहीं मिलेगा क्या, पौष्टिक भोजन, तो क्या होगा, शरीर नहीं रहेगा कैसा, स्वस्थ। और ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो मस्तिष्क भी सही से काम नहीं कर पाएगा, तो विकास कैसा हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विकास प्रभावित हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, कैसे सही है ये भी बताते हुए चलेंगे। रोग या चोट। रोग का मतलब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, 2 महीने 1 महीने एग्जाम आने वाले हैं, 1 महीने पहले, तो होता क्या है, वो बीमार पड़ जाता है, यानी कि कोई रोग लग जाता है। रोग हो जाने के कारण क्या होगा, वो नहीं पढ़ पाएगा, और जो उसके साथ वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ेंगे, तो उनका हो जाएगा पेपर अच्छा, जबकि इसका जाएगा खराब। तो कहीं ना कहीं जो रोग है वो करेगा किसको, इसके विकास को प्रभावित। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रोग या चोट, ये भी सही। तीसरे पे चलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं, हार्मोन को स्रावित करती हैं, अलग अलग हार्मोन्स आते हैं शरीर में। अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों में हो जाए समस्या, या तो कोई हार्मोन जो है ज़्यादा स्रावित होने लगे ज़रूरत से ज़्यादा, या ज़रूरत से कम स्रावित होने लगे, तो क्या हो जाएगी, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। जैसे ही शरीर अस्वस्थ हुआ तो मस्तिष्क जो है प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाएगा, वहीं पर क्या हो जाएगा, हमारा विकास जो है प्रभावित हो जाएगा। तो ये भी आंसर कैसा है, राइट। डी पे आएंगे ये सभी। अब तो हो ही गया कि भाई ए सही है, बी सही है, सी सही, तो ये सभी सही है। तो देखा आपने कि पूछने का जो पैटर्न है
वो यहाँ पर मैंने आप सब लोगों के सामने दिखाया कि किस तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने का जो है पैटर्न रहता है। तो चलिए साथियों, आज के लिए जो है इतना ही। मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।